कल हमने साझेदारी के लक्षण पढ़े थे। आज हम साझेदारी का करार पत्र, साझेदारी करार पत्र, साझेदारी करार से अस्तित्व में आती है। साझेदारी कानून के प्रावधानों की मर्यादा में रहकर साझेदारी करार करते हैं। साझेदारी पीढ़ी शुरू करते समय साझेदारों की सर्वसम्मति से साझेदारी करार पत्र तैयार किया जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जितने लोग होंगे वो मिलकर के अगर वो सहमत होते हैं तो ही हम साझेदारी करार पत्र तैयार करते हैं। अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो करार पत्र बनता नहीं है। जैसे भाड़ा करार, मकान मालिक भाड़े पे देना चाहता हो और भाड़ावात लेना चाहता हो तो ही भाड़ा करार बनता है ना। उसी प्रकार से जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के साथ में व्यवसाय करना चाहते हैं तभी सर्वसम्मति से साझेदारी करार पत्र तैयार किया जाता है। साझेदारी कर का लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी, परंतु संबंधित साझेदारी से संबंधित लिखित करार ही साझेदारी करार पत्र कहलाता है। तो देखो, करार जो है वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, परंतु जो लिखित होगा उसी को हम करार पत्र कहते हैं। जो लिखित नहीं होता है उसे हम करार पत्र कहते नहीं हैं। और लिखित रखना क्या माना जाता है? इच्छनीय या हितवाहक माना जाता है। कारण कि साझेदारी के बीच भविष्य में अगर कोई मतभेद होता है, कोई झगड़ा होता है, गैर समझ होता है, कोई विवाद होता है तो उस विवाद के निवारण करने के लिए हमें साझेदारी करार पत्र का समाधान ले सकते हैं। साझेदारी करार पत्र में संचालकीय संविधान, इसको क्या माना जाता है? संचालकीय संविधान। जैसे भारत का संविधान हमें नागरिकता देता है, उसी प्रकार से अगर कहा जाए कि साझेदारी का संविधान किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? करार पत्र को। और करार पत्र किस प्रकार का संविधान है? तो संचालकीय संविधान है। किस प्रकार का? संचालक, यानी कैसे हमें संचालन करना है, जिससे हमें संचालन संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है। सामान्य रूप से साझेदारी करार में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जा सकता है। साझेदारों की जानकारी, यानी साझेदार का नाम क्या है, पता क्या है, अन्य जानकारी दी जाती है। पीढ़ी का नाम क्या है, फिर धंधे का प्रकार, किस प्रकार का हम धंधा करते हैं, साझेदारी का प्रारंभ कब हुआ, प्रत्येक साझेदार को पूंजी कितनी लानी है, इसका उल्लेख करार पत्र में किया जाता है। पूंजी लाना अनिवार्य नहीं है सभी साझेदार के लिए। पूंजी पर, साझेदार द्वारा पूंजी पर लगाई गई पूंजी पर कितना ब्याज देना है, वो ब्याज कौन देता है? पीढ़ी देती है। किसको देती है? साझेदारों को। तो साझेदारी करार पत्र में प्रावधान न हो तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता नहीं। अगर हम करार पत्र में लिखते हैं कि सभी साझेदार को पूंजी पे 6% ब्याज दिया जाएगा तो कितना परसेंट मिलेगा? 6% या 7%, जो भी हम लिखेंगे। लेकिन अगर हम करार पत्र में पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई उल्लेख नहीं करते हैं तो उसमें पूंजी पर ब्याज दिया जाता नहीं है। उसी प्रकार से आहरण, हमें पता है कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं, पूंजी यानी जो लाता है धंधे में उसे पूंजी कहते हैं। जो ले जाता है वस्तु, रकम, रुपया ले जाए, माल सामान ले जाए, उसे क्या कहा जाता है? आहरण कहा जाता है। तो प्रत्येक साझेदार पीढ़ी में अधिक से अधिक कितनी रकम निकाल सकता है उसका उल्लेख भी करार पत्र में होता है। फिर आहरण के ब्याज के संदर्भ में, तो आहरण पर ब्याज के बारे में अगर साझेदारी करार पत्र में उल्लेख किया गया है तो साझेदारों को आहरण पर ब्याज वसूल कर सकती है पीढ़ी। लेकिन अगर कोई साझेदारी कानून में कोई प्रावधान न किया गया हो तो आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा नहीं। लाभ हानि का वितरण, धंधे का लाभ या हानि साझेदारों के बीच में किस प्रमाण में बांटना है उसका उल्लेख करार पत्र में किया जाता है। यदि अगर करार पत्र में कोई प्रावधान न हो तो कानून के अनुसार समान हिस्से में लाभ हानि बांटा जाता है। नहीं, लाभ हानि कैसे बांटना है? समझ लो, अगर 3 जन हैं, 6 रुपया लाभ हो रहा है तो 3, 2, 1, ये क्या हुआ? 3, 2, 1, ये क्या आ गया? अगर 6 रुपया पीढ़ी का लाभ होता है तो 3 रुपया समझ लो ए लेगा, 2 रुपया बी लेगा और 1 रुपया सी लेगा। ये लोग इस तरीके से बांट सकते हैं। अगर कुछ भी ना कहा गया हो तो लाभ हानि कैसे देना है? समान भाग में। कैसे बांटना है? समान भाग में बांटना है। कैसे बांटना है? समान भाग में, यानी कि 2-2 रुपया तीनों को मिलेगा। उसके बाद है साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक यानी जो मेहनत करता है उसके बदले में। अगर करार पत्र में उल्लेख है साझेदारी कानून के साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक देने संबंध कोई प्रावधान न हो, परंतु अगर पीढ़ी में संचालन में सक्रिय रूप से वो भाग लेते हैं और अगर हमने तय किया है कि साझेदारों को वेतन देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है, चुकाना है, अगर उसका उल्लेख करार पत्र में है तो हम देंगे। लेकिन अगर करार पत्र में उल्लेख नहीं है तो साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक दिया जाता नहीं है। इतना हमें ध्यान रखना है। साझेदार द्वारा पीढ़ी को दी गई लोन पर ब्याज, अगर साझेदार ने, समझ लो कोई साझेदार अमीर हो, ए, बी, सी 3 साझेदार है, ए अमीर है, धंधे को पैसे की आवश्यकता हो तो हमने ए बैंक वालों से ले या अन्य किसी संस्था से ले, इसे हमने ए से उधार लिया है, पीढ़ी ने उधार लिया है। तो अगर पीढ़ी को लोन देती है कोई साझेदार तो उसके ऊपर अगर हम तय करते हैं, अगर हम उल्लेख करते हैं, उल्लेख का मतलब तय करते हैं, अगर हमने तय किया
कि 10% ब्याज देना है, तो हम उस साझेदार को लोन पे 10% ब्याज देंगे। लेकिन अगर हम कोई तय नहीं करते हैं तो उसके ऊपर वार्षिक, उस लोन के ऊपर वार्षिक 6% ब्याज चुकाया जाता है, अगर करार पत्र में उल्लेख ना हो तो। और इस लोन का ब्याज पुराने कोर्स के अंदर कहाँ लिखा जाता था? लाभ हानि वितरण खाते में। उसकी जगह पे बदल करके ये साझेदार के लोन का ब्याज कहाँ पे आ गया? अब लाभ हानि खाते में उधार तरफ। कहाँ लिखते हैं साझेदार के लोन का ब्याज? लाभ हानि खाते में उधार तरफ। ख्याति, नए साझेदार के प्रवेश के समय, पुराने साझेदार के निवृत्ति के समय, मृत्यु के समय पेढ़ी की ख्याति की गणना की जाती है। जब प्रवेश और निवृत्ति आएगा उस समय हम ख्याति पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 3 ख्याति के सवाल करवाए हैं। फिर प्रवेश और निवृत्ति के समय, तो कब कौन से साझेदार को प्रवेश देना है, कौन पुराना साझेदार जाएगा, उसके बारे में भी सभी नीति नियम करार पत्र में लिखे होते हैं। पेढ़ी के विसर्जन, तो पेढ़ी का विसर्जन किस प्रकार से होगा, किस तरीके से उसकी कार्रवाई की जाएगी, उसका उल्लेख भी करार पत्र में किया जाता है। उसके बाद अगर समझ लो साझेदारी, ये आयकर का जो कानून है वो खाली अब जानकारी के लिए दिया गया है, परीक्षा में पूछा जाता नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ, स्कूल चालू होगा तब बता देंगे। परीक्षा में पूछा जाता नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा में अपेक्षित नहीं है। क्या? आयकर कानून 1961 की कलम, तो उसको मैं अभी ये पॉइंट को अभी ले नहीं रहा हूँ। अब देखो साझेदारी करार पत्र की अनुपस्थिति, अगर समझ लो हमने करार पत्र नहीं बनाया तो क्या? समझ लो कोई कॉमर्स ना पढ़ा हो और 2 जन मिलकर के धंधा करता हो, तो उस समय, या कॉमर्स पढ़ा हो, उसे कोई लेना देना नहीं है, तो अगर 2 लोग मिलकर के व्यवसाय करते हैं, साझेदार बने जाते हैं, तो 1932 का नियम ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। जैसे हम भारत में जन्म लेते हैं तो भारत संविधान का नियम लागू हो जाता है ना, वैसे 2 या 2 से अधिक लोग भारत के अंदर व्यवसाय करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो अगर वो करार पत्र नहीं भी बनाते हैं तो 1932 का नियम लागू हो जाता है। तो यदि साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों ने साझेदार करार पत्र नहीं किया है अथवा करार पत्र में स्पष्टता ना हो, तो भारतीय साझेदारी कानून 1932 में पेढ़ी में हिसाबों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रावधान है। सबसे पहला क्या है? तो पेढ़ी के प्रत्येक साझेदार द्वारा पेढ़ी में लाई जाने वाली पूंजी आपसी समझ से निश्चित होगी। यानी कौन सा साझेदार कितना पूंजी लाएगा वो लोग आपस में तय करेंगे। उसके लिए कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान किया नहीं है कि सबको इतना पैसा लाना ही पड़ेगा। पूंजी लाना अनिवार्य नहीं है प्रत्येक साझेदार को। साझेदारी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारों के बीच में लाभ हानि का वितरण अगर ना दिया गया हो, ये भाग 1 जब तक खत्म ना हो, साझेदारी खत्म ना हो, तब तक ये नियम ध्यान में रखना कि अगर लाभ हानि बांटने का अनुपात नहीं दिया गया है तो हम कौन से अनुपात में बांटेंगे? समान भाग में। ये नियम यहाँ लिखा हुआ है, पर सातों चैप्टर में ये ध्यान में रखना है तुम्हें कि अगर लाभ हानि ना दिया गया हो तो समान भाग में बांटा जाता है। साझेदारों द्वारा पेढ़ी में आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। साझेदार द्वारा पेढ़ी में दी गई लोन पर वार्षिक 6% से ब्याज देना पड़ेगा। यदि किसी साझेदार ने पेढ़ी के लिए योग खर्च किया है तो उसे वसूल करने का अधिकार है। योग खर्च का कहने का मतलब क्या हो गया कि समझ लो वो पेढ़ी के लिए बोर्ड मंगवा रहा है, बोर्ड बनाने में उसका 10,000 रुपये का खर्च हो गया, तो वो 10,000 रुपये उसने निजी खर्च किया है, तो वो 10,000 रुपये धंधे में से ले सकता है। तो अगर उसने पेढ़ी के लिए योग्य खर्च किया है तो वह उसे लेने का क्या है? अधिकार है। ओके, यहाँ हमने क्या पढ़ा? तो ये हमने पढ़ा साझेदारी करार पत्र। ओके।